रिचा फ्रॉम दिस साइड वेलकमिंग यू ऑल टू माय चैनल लीगल स्कैनिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल लीगल स्कैनिंग पे। आई होप कि आपको जो मेरी वीडियोस हैं वो पसंद आती होंगी और कहीं ना कहीं इंफॉर्मेटिव भी लगती होंगी। और अगर आपको लगता है कि इन टॉपिक्स की किसी और को जरूरत है या फिर किसी के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से उनको इन टॉपिक्स की जरूरत है, तो आप जरूर से क्या करें, उनके साथ ये शेयर करें। और अगर जनरली भी क्या लगता है किसी को पढ़ना है या फिर किसी कोई क्यूरियस है इन टॉपिक्स को जानने के लिए, तो भी क्या आप क्या कर सकते हैं, उनसे ये शेयर कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, अगर आप एमबीए भी कर रहे हैं, तो ये जो टॉपिक्स हैं आपको जरूर से जरूर अपने सिलेबस में देखने को मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। आप सबके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है बैंकिंग लॉ से रिलेटेड, और हमने एक और सब्जेक्ट के लिए बनाया था, दैट इज आई थिंक आईपीसी और समथिंग। तो बैंकिंग लॉ में आप देखेंगे तो आप सबके लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है अभी तक, तो वहां पे आप जाके क्या कर सकते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट इज द हिस्ट्री ऑफ बैंक्स टू द मीनिंग ऑफ बैंक्स एंड टू द रिफॉर्मेशन जो कि बैंकिंग सिस्टम में आए, और जिसमें कि आपने देखा नरसिम्हन कमेटी 1, नरसिम्हन कमेटी 2 कमेटी बैठी थी, और उसके बाद जो रिफॉर्मेशंस हुए यहाँ तक के आपने जो हमारे वीडियोस में देखा ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम उस प्लेलिस्ट को बढ़ाएंगे आगे, और एक और एडिशन होगा उस प्लेलिस्ट में नए टॉपिक का, दैट इज टाइप्स ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हैं, फटाफट से अपनी इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आप एक चार्ट देख रहे होंगे, तो ये क्या चार्ट कंप्लीट है? सो द आंसर इज नो। इसे कंप्लीट करूंगी मैं, और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप सब लोग एक पेपर और पेन लेके बैठे और मेरे साथ साथ ही आप क्या करें, ये पूरा चार्ट बनाएं और क्या करें, अच्छे तरीके से आप इन्हें रख सके अपने नोटबुक में। क्यों रख सके? क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, ठीक है, और अगर आपने स्टार्टिंग में ही ये चार्ट बना दिया पूरा, तो आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को क्या है, जानकारी है, वो अच्छे से इन डेप्थ समझता है क्या होते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स को, और आपको फुल मार्क्स मिलने से इस क्वेश्चन के आंसर में कोई नहीं रख सकता। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि हमें पता है कि किसी भी कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है ना? तो हमारी कंट्री का अगर माने सेंट्रल बैंक किसको मानते हैं हम, तो वो है आरबीआई। ठीक है, आप देखेंगे हमारे इंडिया में आरबीआई जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक है। ठीक है, यही रेगुलेट करता है सारी बैंक्स को, इसके ही अंडर आती हैं सारी बैंक्स, इसके ऊपर कोई बैंक नहीं है, ये एक सेंट्रल बैंक है। ठीक है, और इसके अंदर ही सारी बैंक्स जो है वो क्या होती है, रेगुलेट की जाती है। ठीक है, अब ये मैं जनरली बता दूं कि ये आया कब था, तो आप इसका कमेंसमेंट जब देखेंगे तो वो मतलब ये इनफोर्स कब हुआ था, 1935 में हुआ था। ठीक है, एक्ट जो था वो 1934 में ही आ गया था, लेकिन इसका कमेंसमेंट जो है वो क्या कब हुआ था, 1935 में। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? चलिए, तो अब ये जो आरबीआई है वहां पे आप देख रहे होंगे फर्दर 2 सब डिविजन इसमें हुई है। एक है क्या, शेड्यूल बैंक्स, दूसरा क्या है, अनशेड्यूल बैंक्स, जिसको कि हम कह सकते हैं नॉन शेड्यूल बैंक्स। ठीक है, क्या कह सकते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक्स। ठीक है, अब ऐसे ही तो नहीं दिया होगा, शेड्यूल बैंक का कोई मतलब होगा, अनशेड्यूल बैंक का भी कोई मतलब होगा, तभी तो आरबीआई ने दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं। तो जब आप आरबीआई एक्ट में जाएंगे, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 में जाएंगे, तो वहां पे आप देखेंगे सेकेंड शेड्यूल में, कहां पे देखेंगे, सेकेंड शेड्यूल में देखेंगे कि जो बैंक्स लिस्टेड होंगी वही कहलाती हैं क्या, शेड्यूल बैंक्स। क्लियर हो गया? तो आरबीआई एक्ट 1934 में जब आप जाएंगे, सेकेंड शेड्यूल में देखेंगे जिन बैंक्स का नाम, वो जो बैंक्स लिस्टेड है उन्हीं बैंक्स को हम क्या कहेंगे, शेड्यूल बैंक्स। क्लियर? और अनशेड्यूल और नॉन शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि ये जो बैंक्स है वो लिस्टेड उस सेकेंड शेड्यूल में नहीं है। बस इजी है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो शेड्यूल, अब हमको क्या करना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंक्स में अगर हम पढ़ेंगे तो सिर्फ शेड्यूल बैंक्स के ही बारे में पढ़ेंगे, अनशेड्यूल और नॉन शेड्यूल से हमको लेना देना नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो शेड्यूल बैंक्स में फर्दर 2 सब डिविजन्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या क्या है। पहला क्या है,
कमर्शियल बैंक्स, सेकंड क्या है कोऑपरेटिव बैंक्स। अब ये कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, क्या होता है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस क्या है, तो आगे की वीडियो में हम अच्छी तरीके से डील करेंगे इन डेप्थ, ठीक है। यहाँ पे बस आप एक डायग्राम जो है फिर यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लीजिए। ओके, कमर्शियल बैंक में आप यहाँ पे फर्दर जो सब डिविजन्स है वो आप देख रहे होंगे, 4 किए गए हैं, है ना, 4 यहाँ पे फर्दर सब डिविजन्स किए गए हैं। अब ये 4 सब डिविजन क्या है, पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक, तीसरा है फॉरेन सेक्टर बैंक्स और चौथा है रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़ते हैं आगे और करते हैं इस चार्ट को कंप्लीट। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो यहाँ पे 3 सब डिविजन्स किए गए हैं। पहले में क्या आता है, एसबीआई एंड एसोसिएट बैंक, ठीक है। दूसरे में क्या आता है, नेशनलाइज्ड बैंक्स, क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक्स, ठीक है। और तीसरे में क्या आता है आपका, अगर देखेंगे अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो ये हो गया क्या, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर इनका सब डिविजन किया गया है, मतलब ये इनके अंदर आते हैं, ठीक है। एसबीआई क्या है, नेशनलाइज्ड एक बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, और उसके बाद नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो भी पब्लिक सेक्टर के अंदर ही आते हैं, और अदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे वो भी पब्लिक सेक्टर के ही अंदर आएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं और कोऑपरेटिव बैंक में जाते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स में भी फर्दर 3 टियर डिवीजन किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको छोड़िए, यहाँ, ठीक है, 3 टियर फर्दर क्या किए गए हैं, डिवीजन किए गए हैं। पहला क्या है, तो पहला होगा आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, क्या होगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, क्लियर हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। और चौथा हो गया आपका अदर्स, ठीक है। अब अदर्स में आएगा आपका विलेज लेवल, ठीक है। क्या होगा, विलेज लेवल पे जो कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगी वो आपके अदर्स में आ जाएंगी। इतना क्लियर हो गया? तो ये अब हुआ कंप्लीट हमारा चार्ट, ठीक है। तो इसको आप क्या करिए, फटाफट से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये एक चार्ट बनाते, ये फिगर बनाते अपने एग्जाम पेपर पे, तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जो है वह एग्जामिनर को मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सबसे पहले हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने कंट्री का क्या है, वो सेंट्रल बैंक है, क्या है वो, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आरबीआई एक थोड़ा सा जनरल देख लेते हैं। आरबीआई मैंने आपको बता दिया कि वो 1935 में कमेंस हुआ था, एनफोर्समेंट उसका हुआ था, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तब आया था। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है कि आरबीआई आया कैसे 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 हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले जो वीडियो है बैंकिंग हिस्ट्री के, बैंकिंग के बारे में, तो आप वो जाके रेफर कर सकते हैं, उसमें आपको क्लियर पता चल गया है आरबीआई कब आया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हमें पता है हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, और देखभाल करता है अदर बैंक्स की, जो कि इनके एक्सक्यूज मी, इनके अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अदर बैंक्स होते हैं जो कि इनके अंडर आते हैं, वो देखते हैं कि क्या वो सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, क्या वो ऐसे बोल सकते हैं कि वीक तो नहीं हो गए हैं, मतलब वो उनका डेट पे ही चले गए हैं, ठीक है, और वो अपने आप को रिकवर ही नहीं कर पा रहे, क्या ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन देखता है, ये देखता है सेंट्रल बैंक, ठीक है, दैट इज अपने कंट्री का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं अपने इंडिया में, सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये एक्ट करता है एज अ बैंक फॉर गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट होती है ना, अगर उसको भी मान लीजिए कि कुछ लोन वगैरह लेना है या फिर कुछ करना है, ठीक है, तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट को हेल्प करती है, ठीक है। वो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को तो देखती है, लेकिन ये एज एक्ट करती है हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट को भी। अगर गवर्नमेंट को भी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ गए या जरूरत आ गई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खड़ा रहता है उनकी हेल्प करने के लिए, सीधे से बात है, ठीक है।
और क्या क्या ये करती है, मैनेज करती है, ठीक है, रेगुलेटरी मॉनिटरी पॉलिसी को, ठीक है, ये क्या करती है, मॉनिटरी पॉलिसी को मैनेज करती है, ठीक है, और जो भी इनसे रिलेटेड जो सिस्टम होंगे वो सारी चीजें वो देखती है, ठीक है, क्या क्या करती है, वो मैनेज करती है, ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, और जो भी इनसे रिलेटेड जो उनका सिस्टम होता है वो सारी चीजें भी वो देखती है, और क्या करती है, गाइड्स अदर बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, ठीक है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे एनबीएफसी हो गया, ठीक है, नबार्ड हो गया, ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हो गए इन सबको भी वो क्या करती है, गाइड करती है, उनकी भी देखभाल करती है, उनको भी कुछ जरूरत है तो वो देती है, ठीक है, उनको भी अगर वो भी मतलब मान लीजिए किसी क्राइसिस में है, या फिर उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, या फिर उनको कुछ भी करना है, या फिर उनको वो कुछ गलत परफॉर्म करे, मिलिशियस एक्टिविटीज है, तो ये क्या करती है, उन सारे बैंक्स को देखती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो बैंक्स होती हैं क्या करती हैं, इनके सिस्टम इनका फंक्शन होता है कि ये करेंसी इशू करती है, ठीक है, इंप्लीमेंट करती है मॉनेटरी पॉलिसी को, सुपरवाइज करती है क्या, फाइनेंशियल सिस्टम को, ठीक है, तो ये उनका क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। सिमिलरली एवरी कंट्री हैज देयर क्या सेंट्रल बैंक, ठीक। तो जैसे कि आप यूएसए में देखेंगे तो जो फेडरल रिजर्व है उसका, सेंट्रल बैंक का, वहां का फेडरल रिजर्व उसका नाम है, ठीक है। यूएसए में अगर आप देखेंगे तो वहां पर फेडरल रिजर्व चलता है एज ए सेंट्रल बैंक। यूके में देखेंगे तो बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं सेंट्रल बैंक को, और चाइना में अगर आप देखेंगे तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना उसे कहते हैं, ठीक है, उनका सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, क्लियर। इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ इशूइंग द करेंसी, जैसे कि मैंने बोला आपको कि ये जो बैंक्स होती हैं करेंसी भी इशू करती हैं, ठीक है, सुपरवाइजेस ओवरऑल फाइनेंशियल अफेयर्स, ठीक है, एंड सिस्टम इन द कंट्री। तो ओवरऑल कंट्री में ये जो बैंक्स होती हैं, ये जो फाइनेंशियल अफेयर्स होते हैं किसी भी कंट्री का, तो वो क्या करती हैं, सुपरवाइज उसको करती हैं। जैसे इंडिया का अगर हो गया तो इंडिया की फाइनेंशियल अफेयर्स कौन देखेगा, आरबीआई देखेगा, ठीक है। Given that it is a general bracket and head for the entire financial system, it is also known as the bankers bank। तो इस बैंक को हम क्या कहेंगे, बैंकर्स बैंक भी कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका फंक्शन, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं कमर्शियल बैंक्स पे। कमर्शियल से हम क्या देखते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एंड मतलब सेलिंग एंड क्या परचेजिंग ऑफ गुड्स, है ना, ये होते हैं कमर्शियल का मतलब। तो वो क्या करते हैं, ये जो सेलिंग एंड परचेजिंग किस लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे सेम बात कही गई है कि जो ये बैंक्स होती हैं बेसिकली प्रॉफिट पे क्या करती हैं, ये काम करती हैं, ठीक। कमर्शियल बैंक हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956। तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट ये लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है, और इन जनरल भी आप जान सकते हैं कि जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट है 1956 का, उसके मतलब ये जो कमर्शियल बैंक्स है वो एग्जिस्टेंस में कब आई, इसके ही अंडर में वो आई हैं, ठीक है, विच एग्जिस्ट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो बेसिकली ये जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो रूरल और अर्बन एरियाज में रहती हैं, ठीक है, पाई जाती हैं। ओन्ड बाय गवर्नमेंट, स्टेट और प्राइवेट एंटिटी, या तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो प्राइवेट एंटिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ओन की जाती है, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट द मेन मोटो ऑफ दिस बैंक्स इज जनरेटिंग प्रॉफिट, है ना। तो कमर्शियल से मतलब ही समझते हैं हम, सेलिंग एंड परचेजिंग किस लिए करते हैं, इसलिए तो करते हैं जैसे कि प्रॉफिट मिले हमें। तो बेसिकली ये भी यही करते हैं, प्रॉफिट पे ही ये क्या करते हैं, काम करते हैं। There are both public as well as private commercial banks existing in this country, ठीक है, इंडिया एंड फॉरेन दोनों। The primary source of running for these banks are the only public deposits, ठीक है, एंड कस्टमर्स। अगर आप देखेंगे तो ये कैसे रन करता है, तो ये बेसिकली पब्लिक डिपॉजिट्स पे ही रन करता है, ठीक है, और जो उनके कस्टमर्स है उनके ही थ्रू ये रन करता है, ठीक है। These do not charge concessional rate of interest। concessional rate of interest क्या होता है कि ये जो मार्केट प्राइस होता है ना उससे कम होता है, तो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हम उसे कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मार्केट प्राइस जो है वो अभी आप अगर देखेंगे जब प्रेजेंटली मार्केट प्राइस जो होगा वो जितना होगा तो उससे कम
ये जो बैंक्स होती हैं वो रेट उस इंटरेस्ट रेट पे क्या करती हैं, वो लोन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इनके एग्जांपल्स में अगर हम देख ले पब्लिक और प्राइवेट में, तो पब्लिक जो बैंक्स होती हैं, जो पब्लिक कमर्शियल बैंक्स होती है, वो हमारे हो जाएंगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, हमें पता ही है, ठीक है, और सबसे ओल्डेस्ट भी है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, और ये कुछ क्या है हमारी पब्लिक सेक्टर में या फिर बोल सकते हैं पब्लिक कमर्शियल बैंक्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये जो कमर्शियल बैंक्स होंगे आपको देखने को मिलेगा। देयर आर आल्सो फॉरेन बैंक्स इन इंडिया सच एज HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एक्सेट्रा। तो फॉरेन बैंक्स भी इंडिया में आपको देखने को मिलेंगी जो कि यहाँ पे अभी फंक्शन कर रही हैं, जैसे कि HSBC हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, और भी कई बैंक्स हैं जो कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम में इतना ही लिख देते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। समझ में आ गया कि कमर्शियल बैंक क्या होता है। तो बेसिकली ये प्रॉफिट जनरेटिंग होते हैं, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ही काम करते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। ये स्टेट गवर्नमेंट या फिर बोल सकते हैं हम जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किए जाते हैं, ये ओन किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ये प्राइवेट भी होते हैं और पब्लिक सेक्टर लेवल पे भी ये काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट और पब्लिक के कुछ एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं करते, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि जो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या हो जो अपने मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम होता है कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये वो चार्ज नहीं करते, ठीक, क्लियर हो गया। ओके, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। सो इन अकॉर्डेंस विद देयर एक्ट एंड लॉज, अगर आप देखेंगे तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक है हमारा, ये हमारा आया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ठीक है। ये मैं बता दे रही हूं आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो है 1965 का, ठीक है, ये इससे आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि कमर्शियल बैंक जो है वो एग्जिस्टेंस में किसके एग्जिस्टेंस के मतलब किसके अंडर आया था, वो कब आया था एग्जिस्टेंस में, वो बैंकिंग कंपनीज एक्ट जो है 1956 के, उसके अंडर में वो कमर्शियल बैंक जो है वो आए थे। तो वैसे ही कोऑपरेटिव जो बैंक्स है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 जो है उनके अंडर में ये एग्जिस्टेंस में आई थी, ठीक है, क्लियर हो गया। In accordance with their act and laws, cooperative banks are the specific state control and managed banks. This belongs to its members who are at the same time owners and the customers of their banks. ठीक है, वो owners भी होते हैं और customers भी होते हैं उस बैंक के, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। ये किसी बोल सकते हैं कि कोई थर्ड पर्सन नहीं होता है, ठीक है। ये मान लीजिए कि अगर एक बैंक है तो वो उसका एक्ट करेगा एज अ ओनर भी और उसका कस्टमर भी वो एक्ट करेगा, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स में ऑफन क्रिएटेड बाय सेम लोकल और प्रोफेशनल कम्युनिटीज और शेयरिंग अ कॉमन इंटरेस्ट। तो ये किनके द्वारा क्रिएट किया जाता है, जिनका कि कॉमन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। किसी भी मान लीजिए कि किसी फील्ड में उनको काम करना है, ठीक है, तो किसी फील्ड में अगर उनको काम करना है तो वो क्या हो रहा है, कॉमन इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो सारे लोग मिलके आके क्या करेंगे, वो क्या कर सकते हैं, उस फील्ड में बैंक खोल सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल कोऑपरेटिव बैंक्स। मतलब यहाँ पे कोऑपरेशन से काम करता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि कोई लोकल लेवल पे, ठीक है, लोकल लेवल पे कुछ लोग ऐसे मिल जाएं, ठीक है, और उसके बाद वो क्या कर सके, वो जो कुछ लोग कोऑपरेशन में आके और उसके बाद क्या हो, बैंक वो एस्टैब्लिश करे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे कोऑपरेशन की बात की जा रही है, मतलब वो कोऑपरेट करके क्या करते हैं, इन बैंक्स को क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि वो सेम टाइम में वो ओनर भी एक्ट करते हैं और कस्टमर भी एक्ट करते हैं, ठीक है। Within each state, they manage affairs and provide loan for agricultural and other related livelihood, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली ये एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए और अदर लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई।
मेन गोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इज टू promote सोशल वेलफेयर बाय प्रोवाइडिंग कंसेशनल रेट्स। अब यहाँ पे दो चीज देखने की आपको जरूरत है। कमर्शियल में कंसेशनल रेट नहीं प्रोवाइड करते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे आपको कंसेशनल रेट देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि मार्केट का जो इंटरेस्ट ऑफ रेट होगा उससे कम क्या होता है, कंसेशनल रेट होता है, ठीक है। तो मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उससे कम, लेकिन वो देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कमर्शियल में क्या होता था, नहीं देना पड़ता है, ठीक है। वहां पे आपको कंसेशनल रेट जो है वो नहीं देना पड़ता है, ठीक है। भले मार्केट से कम जो होता है वो प्राइस होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बट वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिर भी आपको वहां पे नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे आपको कंसेशनल जो रेट है वो देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हो गए हमारे कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स। अब देखिए, ये तो हमने जान लिया। अब ये 3 टियर्स में डिवाइडेड है, जैसे कि हमने अपने चार्ट में देखा था। पहला क्या था, स्टेट लेवल पे, दूसरा क्या था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और तीसरा क्या था, विलेज लेवल पे, करेक्ट। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो है बेसिकली वो रेगुलेट किसके द्वारा किए जाते हैं, आरबीआई, नाबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये क्या किया जाते हैं, रेगुलेट किया जाते हैं। अब इनका सीआरआर कितना होता है, 3% to 4% होता है। एसएलआर कितना होता है, 25% होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सीआरआर एसएलआर क्या होता है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सीआरआर एसएलआर जो है एक वीडियो में आपको समझाया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को जाके रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर होगा तो मैं आपके मतलब मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी वो जो लिंक है उस वीडियो का डाल दूंगी, ओके, सो दैट आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को, दैट इज सीआरआर और एसएलआर को समझ पाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे तो मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल ऐड ऑन किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो आपके बैंक्स होंगे, जैसे कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैंक है, ठीक है। तो अगर आप सर्च करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कौन से बैंक्स आते हैं तो कई सारे बैंक्स लाइन से आ जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल देने के लिए मैंने ये जो है यहाँ पे डाला हुआ। एक अपना बैंक भी होता है जो कि महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैंक होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पे आंध्र प्रगति जो ग्रामीण बैंक है ये विलेज लेवल पे देखा जाता है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक जो है ये आपके विलेज लेवल पे भी देखा जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्या होगा, क्या आंध्र प्रदेश में, और ये हो गया झारखंड में, ठीक है। तो हर एक विलेज में भी जब आप देखेंगे तो वहां पे भी बैंक्स आपको देखने को मिलते होंगे, ठीक है। तो वो जो बैंक्स होते हैं बेसिकली विलेज लेवल पे परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन, ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ बैंक्स होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं स्टेट लेवल पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि रेगुलेट करे जाते हैं किनके द्वारा, आरबीआई, नाबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं रीजनल रूरल बैंक्स को। रीजनल रूरल बैंक्स जो है कॉमनली रेफर उनको हम करते हैं एज आरआरबीज, ठीक है, आज सब क्लास ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो ये जो है एक तरीके से सब क्लास होते हैं कमर्शियल बैंक्स की, दैट ओनली ऑफर लोन फॉर एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर्स, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स के लिए ही ये क्या करते हैं, लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और किसी काम के लिए नहीं करते। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग ये बात है कि जो नरसिम्हम कमिटी थी उन्होंने क्या किया था, रिकमेंड किया था कि ये रीजनल रूरल जो बैंक्स है वो क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए अपने इंडिया में, ठीक है। तो जब हमारे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हो रहे थे तो नरसिम्हम कमिटी ने क्या किया था, रिकमेंड किया था कि रीजनल रूरल बैंक जो है वो इंडिया में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि आप अपने आंसर में इंक्लूड करोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। These institutions were founded in accordance with the RRB Act 1976, ठीक है। अब देखिए हर जो बैंक है, ठीक है, वो किसी न किसी एक्ट के द्वारा ही आया है, ठीक है ना। जैसे कमर्शियल बैंक, उसके बाद हमने कोऑपरेटिव बैंक्स भी देखा, और अब रीजनल रूरल बैंक भी देखा। तो हर एक जो बैंक है वो एग्जिस्टेंस में आया किसी भी एक्ट के अंदर ही, ठीक है, ऐसे ही नहीं आ गया। तो कोई एक्ट था, ठीक है, और उसके
उसके उस एक्ट के आने के बाद ही इनको क्या किया गया, एक ऑथोराइज्ड या फिर अथॉरिटी जो है वो दी गई, ठीक है। एंड पार्टनरशिप बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं वो पार्टनरशिप करते हैं फेडरल बैंक से, स्टेट बैंक से, और जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनसे भी ये क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, ठीक। Sole goal of these banks is to offer lending and financial services to residents of rural areas. So basically rural areas में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, विलेज लेवल पे, जिनको कि इनकी फैसिलिटीज मिलती नहीं है, लोन्स वगैरह नहीं मिलते, तो उनके लिए रीजनल रूरल बैंक्स जो है वो लाया गया, जैसे कि फार्मर्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो वो कभी कभी क्या होता है कि उनको जो जितना उनको लोन चाहिए होता है उनको मिलता नहीं है, और फिर उनको बहुत ही अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है, फिर उनका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है बहुत ही ज्यादा कमरसम हो जाता है। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए हर रूरल एरिया पे, या बोल सकते हैं हर विलेज लेवल पे, ये रीजनल रूरल जो बैंक्स होते हैं वो एस्टैब्लिश कराए गए, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ आरआरबीज इंक्लूड द आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय द सिंडिकेट बैंक, ठीक है। तो देखिए सिंडिकेट बैंक जो है वो क्या है, इनका ही क्या है, स्पॉन्सर करा हुआ है ये आंध्र प्रगति जो ग्रामीण जो बैंक है जो कि आंध्र प्रदेश में है, वो एज ए रीजनल रूरल बैंक जो है वो एक्ट कर रहा है, वो उसकी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, जो कि स्पॉन्सर किया जा रहा है किसके द्वारा, जो सिंडिकेट बैंक है वो, ठीक है। एंड बिहार ग्रामीण बैंक इन बिहार विच इज स्पॉन्सर्ड बाय द यूको बैंक, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सारे जो बैंक्स है नेशनलाइज्ड बैंक्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद ये जो बैंक्स है अब क्या कर रहे हैं, इन रीजनल रूरल जो लेवल पे ये जो बैंक क्या कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं किन्हीं बैंक्स को जो कि उस लेवल पे जाके अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पे होता है हमारा वीडियो एंड, और टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में हमने 3 टाइप्स के पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम क्या करेंगे, और भी टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, सो दैट कि आपका जो कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ बैंक्स को लेकर और उनके जो फंक्शंस है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती होंगी, इन्फॉर्मेटिव लगती होंगी, तो प्लीज हिट अ लाइक, और जरूर से जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, सो दैट कि ऐसे टॉपिक्स जो हैं आप सबके लिए मैं लेते आते रहूं और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए जो कि लॉ से रिलेटेड है तो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आप सबके लिए उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अपने अगली टॉपिक पे और अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।